नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर में। हूं आपके साथ प्रीति सिंह। आइए शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। चीन की महत्वाकांक्षी वन बेल्ट वन रोड परियोजना को भारत का समर्थन से इनकार। चिंगदाओ में एससीओ शिखर सम्मेलन के बाद जारी घोषणा पत्र में भारत ने किया रुख साफ। कहा, किसी भी संपर्क परियोजना में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का हो सम्मान। पीएनबी धोखाधड़ी मामले का मुख्य आरोपी नीरव मोदी ब्रिटेन में राजनीतिक शरण लेने की फिराक में। भारतीय और ब्रिटिश अधिकारियों के हवाले से मीडिया का दावा, 13,000 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप। केरल में मूसलाधार बारिश से पिछले 48 घंटों में 13 लोगों की मौत। तटीय इलाके में तेज रफ्तार से हवा चलने की आशंका। ओडिशा में बिजली गिरने से 3 लोगों की गई जान। सीज फायर से पहले अफगानिस्तान के कुंदूज में बड़ा आतंकी हमला। 15 सैन्य कर्मियों की मौत, कई जख्मी। तालिबान ने ली हमले की जिम्मेदारी। ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन के लिए सिंगापुर पहुंचे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और उत्तर कोरिया की शासक किम जोंग उन। कल सुबह 9 बजे सिंगापुर के सेंटोसा द्वीप पर होगी वार्ता। परमाणु निरस्त्रीकरण समेत स्थायी शांति बहाली के उपायों पर होगी चर्चा। और खबरों की शुरुआत एससीओ शिखर सम्मेलन से जुड़ी खबरों के साथ। चीन के चिंगदाओ शहर में चल रहा एससीओ शिखर सम्मेलन रविवार को संपन्न हो गया। शिखर सम्मेलन में आतंकवाद से लेकर संपर्क में सहयोग को बढ़ावा देने समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। एससीओ में भारत ने चीन की महत्वाकांक्षी वन बेल्ट वन रोड यानी OBOR परियोजना का समर्थन नहीं किया। 2 दिवसीय सम्मेलन के बाद जारी संयुक्त घोषणा पत्र में सभी तरह के आतंकवाद की कड़े शब्दों में निंदा की गई। साथ ही संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए व्यापक उपायों के महत्व पर भी जोर दिया। 18वां एससीओ शिखर सम्मेलन आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद को रोकने से जुड़ी चिंगदाओ घोषणा पत्र के साथ संपन्न हो गया। सदस्य देशों के बीच आतंकवाद, अतिवाद और नशीली वस्तुओं के प्रति युवाओं को रोकने को लेकर भी सहमति दिखी। साझा घोषणा पत्र में शंघाई सहयोग संगठन ने आतंकवाद, अलगाववाद और कट्टरवाद से अगले 3 साल में नए जोश से लड़ने का संकल्प जताया। संगठन ने संयुक्त राष्ट्र के समन्वय में एकीकृत वैश्विक आतंकरोधी मोर्चा बनाने की भी वकालत की। Will jointly uphold regional security and stability by implementing the Shanghai Convention on Combating Terrorism, Separatism and Extremism, the Convention Against Terrorism, the Convention on Countering Extremism and other cooperation documents, promoting counterterrorism intelligence exchanges and joint actions, strengthening legal foundation and capacity building, effectively combating terrorism, separatism, extremism, drug trafficking, transnational organized crime and cybercrime. 8 देशों के शंघाई सहयोग संगठन में भारत अकेला देश रहा जिसने चीन की महत्वाकांक्षी वन बेल्ट वन रोड परियोजना का समर्थन नहीं किया। सम्मेलन के समापन पर जारी चिंगदाओ घोषणा पत्र में कहा गया है कि रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान ने चीन के बेल्ट एंड रोड पहल यानी BRI को अपने समर्थन की पुष्टि की है। भारत OBOR का लगातार कड़ा विरोध करता रहा है क्योंकि इस परियोजना का एक हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से होकर गुजरता है। India's position, and I don't think that India's position is something that is not known to others. So I really don't see India's position being coming as a surprise to anybody, because this is not the first time India has articulated it. The Prime Minister has articulated it earlier, and it is a well-known position. सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों के बीच कुल 22 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए। इनमें युवाओं में कट्टरपंथी विचारधारा को रोकने के लिए काम करना सबसे अहम है। साथ ही आपसी व्यापार में सहयोग, पर्यावरण संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने जैसे उपायों पर जोर देने की बात भी शामिल है।
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एससीओ के अध्यक्ष थे। अब एससीओ की अध्यक्षता अगले 1 साल के लिए किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सूरोनबाई जीनबेकोव करेंगे। एससीओ में अभी 8 सदस्य देश हैं। 2001 में स्थापित इस संगठन में भारत के अलावा रूस, चीन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान शामिल हैं। चीन के चिंगदाओ शहर से विशाल दैया, राज्यसभा टीवी। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चीन की वन बेल्ट वन रोड परियोजना के संदर्भ में राष्ट्रों की संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करने की बात कही। उन्होंने सिक्योर नाम से सुरक्षा के लिए 6 सूत्रीय मंत्र दिया। प्रधानमंत्री ने नागरिकों की सुरक्षा, आर्थिक विकास, क्षेत्रीय संपर्क, एकता, संप्रभुता का सम्मान और पर्यावरण संरक्षण को सुरक्षा के लिए जरूरी बताया। चीन के चिंगदाओ शहर में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित किया। उन्होंने सुरक्षा को भारत की प्राथमिकता बताया। प्रधानमंत्री ने सिक्योर का मंत्र देते हुए कहा कि सुरक्षा के लिए 6 अहम कदम उठाने जरूरी हैं। समग्र रूप से हमारे क्षेत्र को सिक्योर करने के लिए मेरे विचार से 6 महत्वपूर्ण आयाम है। इनका संक्षिप्त रूप अंग्रेजी का शब्द सिक्योर यानी SECURE होता है। एस से मेरा मतलब है सिक्योरिटी ऑफ आवर सिटीजन्स, ई से मेरा मतलब है इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर ऑल, सी से कनेक्टिंग द रीजन, यू से यूनाइटेड आवर पीपल, आर से रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी, ई से एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। मैं मानता हूं कि इन दिशाओं में सार्थक सहयोग से ही हमारा एससीओ सही मायनों में सेफ एंड कनेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन बन सकेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने पड़ोसी देशों और शंघाई सहयोग संगठन के तहत आने वाले क्षेत्रों के बीच बेहतर संपर्क पर जोर दिया। चीन की वन रोड वन बेल्ट परियोजना का जिक्र किए बिना उन्होंने कहा कि भारत ऐसी समावेशी, सतत और पारदर्शी परियोजनाओं का स्वागत करता है जो सदस्य देशों की क्षेत्रीय संप्रभुता और अखंडता का सम्मान करें। एससीओ क्षेत्र में हमारे पड़ोसियों के साथ कनेक्टिविटी भारत की प्राथमिकता है। हम ऐसे नए कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट का स्वागत करते हैं जो समावेशी, सस्टेनेबल और पारदर्शी हो और जो देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करे। इस क्षेत्र में कनेक्टिविटी के लिए हमारी प्रतिबद्धता इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, चाबहार पोर्ट का विकास और अज़गाबाद एग्रीमेंट जैसे विशिष्ट प्रोजेक्ट्स में हमारी सक्रिय सहभागिता में दिखाई देती है। आतंकवाद की चुनौतियों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने अफगानिस्तान को आतंकवाद का दुखद उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति अशरफ गनी की ओर से शांति के लिए उठाए गए कदमों का सभी को सम्मान करना चाहिए। हम सबकी यह जिम्मेदारी है कि विगत में जिन कारणों से अफगानिस्तान की एकता, अखंडता, संप्रभुता, विविधता और लोकतंत्र पर आंच आई है, उन्हें न दोहराया जाए। एससीओ के तत्वाधान में अफगानिस्तान के लिए कॉन्टैक्ट ग्रुप में भारत सक्रिय भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने एससीओ सदस्य देशों के बीच पर्यटन बढ़ाने का भी सुझाव दिया। इसके लिए भारत खुद भी फूड फेस्टिवल और बुद्धिस्ट फेस्टिवल जैसे कई कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। भारत में विदेशी यात्रियों का केवल 6% एससीओ देशों से आता है। इसको आसानी से 2 गुना किया जा सकता है। हमारी साझा और संपन्न सांस्कृतिक विरासत के बारे में जागरूकता एससीओ देशों और भारत के बीच पर्यटन को बढ़ावा दे सकती है। अतः हम एक एससीओ फूड फेस्टिवल और साझा बुद्धिस्ट हेरिटेज की प्रदर्शनी का भारत में आयोजन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एससीओ शिखर सम्मेलन के सीमित सत्र में भी हिस्सा लिया। उन्होंने शिखर सम्मेलन के नतीजों पर
पूर्ण सहयोग देने को लेकर भी भारत की प्रतिबद्धता जताई। चिंगताओ शहर में हुए 18वें एससीओ शिखर सम्मेलन में भारत पहली बार सदस्य देश के रूप में मौजूद था और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्षेत्रीय सुरक्षा और कनेक्टिविटी के अलावा एससीओ देशों के बीच आपसी तालमेल बढ़ाने और समयबद्ध तरीके से सभी उद्देश्यों को पूरा करने पर जोर दिया। कैमरा पर्सन सुधांशु भूषण साहू के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी, चिंगताओ, चाइना। और दिल्ली रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई द्विपक्षीय वार्ताएं भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कजाकिस्तान के राष्ट्रपति नूरसुल्तान नाज़रबायेव से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने कजाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का सदस्य बनने का न्योता भी दिया। साथ ही दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। In the meeting with Kazakhstan, I think the focus, of course, was on India's participation at the SCO, plus more on the bilateral side. The sectors which were covered were, India and Kazakh working together in hydrocarbon sector. There was some discussion also on how to facilitate visa and travel of people between the two countries. PM also thanked Kazakhstan president for their support during the election of Justice Dalbir Bhandari. And I think some discussion also took place on how to enhance the level of trade and investment which exists at this point of time. Kazakh president did mention that compared to previous year, the trade has gone up by 50%, and that was an encouraging sign. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किर्गिस्तान के राष्ट्रपति सूरोनबे जीनबेकोव से भी मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत बनाने को लेकर चर्चा की। एससीओ सम्मेलन से इतर प्रधानमंत्री ने मंगोलिया के राष्ट्रपति के अलावा उज्बेकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष के साथ भी द्विपक्षीय बैठकें की। वहीं शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन में हिस्सा लेने आए पाकिस्तानी राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय मुलाकात नहीं हुई, लेकिन शिखर सम्मेलन के दौरान सदस्य देशों के बीच विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तानी राष्ट्रपति ममनून हुसैन से हाथ मिलाया और संक्षिप्त बातचीत की। चिंगदाओ सम्मेलन से इतर राज्यसभा टीवी ने चीन की सदियों पुरानी कलाओं को जानने समझने की भी कोशिश की। यहाँ कागज से आकृति बनाने की कला करीब 1500 साल पुरानी है। वान राजवंश के दौरान इस कला को काफी बढ़ावा मिला। इस कला को आज भी संजोकर रखा गया है। हमारे संवाददाता ने इसका जायजा लिया। चिंगताओ में एससीओ समिट समाप्त हो चुकी है। 2 दिन की ये समिट थी। बहुत सारे बड़े नेता आए, सभी मेंबर देश जो थे उनके राष्ट्राध्यक्ष यहाँ आए, लेकिन इस वक्त हम जो आपको दिखा रहे हैं वो है चाइनीज़ जो कल्चर है, यानी कि चाइनीज़ जो कल्चर में अलग अलग चीज़ें हैं उनसे जुड़ी हुई चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। ये एक पेपर कटिंग आर्ट इसको कहते हैं। लगभग 1500 साल पुरानी ये आर्ट है। हान डायनेस्टी के जब शुरुआत थी तो उस दौरान इस आर्ट को बढ़ावा मिला था और तब से लेकर आज तक चीन में अलग अलग तरह से इस आर्ट को लोगों ने अपनाया है। और इस वक्त आप देख रहे हैं ये आर्टिस्ट हैं यहाँ पर। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्कल्पचर इस पर्टिकुलर पेपर से, पेपर कटिंग के जरिए ये बना रही हैं। और एक बहुत ही जैसे कहा जाए कि काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, लंबी लाइन है लोगों की। ये सब वो लोग हैं जो कि किसी न किसी तरीके से इस समिट से जुड़े रहे हैं, लेकिन क्योंकि अब समिट समाप्त हो गई है तो ये लोग इनसे एक नमूना इस कला का चाहते हैं और साथ में इनका ऑटोग्राफ भी। तो ये एक पूरा क्लियर इंडिकेशन है कि ये 1500 साल पुरानी आर्ट ज़रूर है, लेकिन अभी भी चीन में उतनी ही पॉपुलर है। कैमरा पर्सन सुधांशु के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी, चिंगताओ, चाइना। और कागज से ही नहीं, चीन में मिट्टी से कलाकृति बनाने की कला भी सदियों पुरानी है। मिट्टी की आकृति में रंग को नायाब तरीके से भरा जाता है और इसकी सुंदरता को 4 चांद लग जाते हैं। आज भी चीन के ग्रामीण इलाकों में इस कला को संजोकर रखा गया है। इसका भी जायजा लिया हमारे संवाददाता विशाल दहिया ने। तो मिट्टी से अलग अलग आकृतियां बनाने की, अलग अलग कलाकृतियां बनाने की जो कला है, जो आर्ट है, वो केवल हिंदुस्तान में ही नहीं है, यहाँ चीन में भी हमें देखने को मिली। लगभग 1000 साल से ज़्यादा पुरानी इस कला को यहाँ बताया जाता है। आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे ये लोकल आर्टिस्ट हैं यहाँ पर और एक लंबी कतार है यहाँ पर लोगों की जो कि इस पर्टिकुलर जो आर्टिफैक्ट है, जो ये सुवेनियर के तौर पर बना रहे हैं, उसको ले जाना चाहते हैं। बहुत बेहतरीन रंगों का इस्तेमाल हुआ है यहाँ।
हम देख पा रहे हैं नेशनल फ्लावर है चीन का, उसके कुछ नमूने हैं। उसके अलावा उसके बाईं तरफ आप देख पा रहे हैं कन्फ्यूशियस की एक कलाकृति बनाई है इन्होंने, और एक कपल, एक चाइनीज कपल की कलाकृति है। रंगों का बहुत अच्छा मिश्रण है, और जिस तेज गति से हाथ चल रहे हैं कलाकार के, सीधे तौर पर ये दर्शाता है कि ये एक ऐसी कला है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आई है। अभी थोड़ी देर पहले जब हम इनसे बात कर रहे थे, जानकारी ले रहे थे, तो इन्होंने बताया कि लगभग 40 साल से ये इस काम को कर रहे हैं, और ये जो कला है ये एक बार फिर दर्शाती है कि जो ग्रामीण इलाके हैं चीन के, वहाँ किस तरह से अभी भी जो कल्चर है, जो एक जिसे कहा जाए सांस्कृतिक धरोहर जो है, उसे किस तरह से सजा कर और समेट कर रखा गया है। कैमरा पर्सन सुधांशु के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी के लिए, चिंगताओ, चाइना से। और बात कुछ और अहम खबरों की। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने आज छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में मुख्यमंत्री रमन सिंह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि बिना विपक्ष लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत से उनका मतलब कांग्रेस पार्टी को खत्म करने से नहीं है। अमित शाह ने कहा कि इसका मतलब कांग्रेस की गलत नीतियों और संस्कृति से मुक्ति है। रमन सिंह के कामकाज की सराहना करते हुए अमित शाह ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 15 साल से बीजेपी की सरकार है और प्रदेश के लोग फिर से राज्य में बीजेपी की सरकार देखना चाहते हैं। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव में 90 में से 65 सीटों पर जीत हासिल करके चौथी बार छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएगी। छत्तीसगढ़ में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। अमित शाह ने कहा कि अविभाजित मध्य प्रदेश के जमाने में बीमारू राज्य का तमगा लगा था, जो कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से था, और आज राज्य की बीजेपी सरकार की अच्छी नीतियों की वजह से छत्तीसगढ़ बीमारू राज्य के दायरे से बाहर आ गया है। मैंने जो माहौल कल देखा है, पहले भी मैं छत्तीसगढ़ आया हूं, मगर कल जो माहौल देखा है, मुझे पूरा भरोसा है कि मिशन 65 सफल होने वाला मिशन होना निश्चित है। चौथी बार यहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का जनता ने मन बना लिया है। कांग्रेस मुक्त भारत से हमारा मतलब कांग्रेस कल्चर से है। विपक्ष बगैर का लोकतंत्र संभव ही नहीं, अपने आप को इमर्ज होकर आएगा। इससे पहले कल बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने आरक्षण को लेकर कहा था कि जब तक बीजेपी की सत्ता है, अनुसूचित जातियों और जनजातियों से संबंधित अधिनियम और आरक्षण प्रणाली में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अंबिकापुर में रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर आरक्षण को लेकर झूठ फैलाने का भी आरोप लगाया था। अगर आप रेलवे से संबंधित कोई शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं तो अब आप इसे मोबाइल एप्लीकेशन फॉर डिजायर्ड असिस्टेंस ड्यूरिंग ट्रैवल की मदद के जरिए कर सकते हो। ये एक ऐप है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आज मदद नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की। इसके जरिए रेल यात्री आपात सेवाओं के लिए भी आग्रह कर सकेंगे। ऐप के जरिए संबंधित विभागों के अधिकारियों तक सीधे शिकायत पहुंच जाएगी और ऑनलाइन तेजी से कार्रवाई हो सकेगी। यात्री अपनी शिकायतों की स्थिति और मामले में की गई कार्रवाई की भी जानकारी हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा मेन्यू ऑन रेल्स ऐप की भी शुरुआत हुई है। इस पर लोग मेन्यू देखकर अपनी पसंद का खाना ऑर्डर कर सकते हैं। इस दौरान एनडीए सरकार के 4 साल के कार्यकाल के दौरान रेलवे की उपलब्धियों को लेकर एक बुकलेट भी जारी की गई। बुकलेट के कवर पेज को रेलवे के ही एक कर्मचारी ने तैयार किया था। इस मौके पर रेल मंत्री पीयूष गोयल ने पिछले 4 साल के दौरान रेलवे की उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि रेलवे का जोर खर्च कम करने और सेवाओं में सुधार पर है। रेलवे में सुरक्षा को प्राथमिकता बताते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 4 साल में रेलवे में ऐतिहासिक निवेश हुआ है। तो मैं समझता हूं जो ऐतिहासिक निवेश हुआ है भारतीय रेल में गत 4 वर्षों में, और अगर हम 2009 से 14 में जो 2,30,000 करोड़ का निवेश हुआ उसके परिप्रेक्ष्य में देखें तो लगभग 2.5 गुना निवेश 2014 से 19 के बीच कैपिटल एक्सपेंडिचर में, कैपेक्स में भारतीय रेल में होने जा रहा है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे रेल की यात्रा को सुरक्षित किया जाए, एक्सीडेंट्स कम किए जाए, किस प्रकार से जो बैकलॉग हमें विरासत में मिला था सेफ्टी का, उसको पूरा भर दिया जाए। इन सब चीज़ों पे रेलवे प्राथमिकता दे रही है।
2019 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी जहां संपर्क फॉर समर्थन अभियान में जुटी है, वहीं राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने भी अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने दलितों और किसानों से जुड़े मुद्दे उठाने के बाद अब ओबीसी वोटर्स पर फोकस किया है। इस सिलसिले में राहुल गांधी आज दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में ओबीसी सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। केंद्र सरकार ने एक अहम फैसले में नौकरशाही में प्रवेश पाने को अब तक का सबसे बड़ा बदलाव किया है। अब यूपीएससी की परीक्षा दिए बगैर ही सरकार में बड़ा अधिकारी बना जा सकता है। प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले भी सरकार का हिस्सा बन सकते हैं। लैटरल एंट्री की औपचारिक अधिसूचना सरकार की ओर से जारी कर दी गई है। सरकार ने इस नोटिफिकेशन में 10 अलग अलग मंत्रालयों में वरिष्ठ पदों के लिए आवेदन मांगे हैं। ये 10 मंत्रालय और विभाग हैं: वित्त, सेवा, फाइनेंस सर्विस, इकोनॉमिक अफेयर्स, कृषि, परिवहन, शिपिंग, पर्यावरण, रिन्यूएबल एनर्जी, सिविल एविएशन और कॉमर्स। इन मंत्रालयों और विभागों में नियुक्ति करके विशेषज्ञता के हिसाब से होगी। इनका टर्म 3 साल का होगा और अगर अच्छा प्रदर्शन हुआ तो 5 साल तक के लिए इनकी नियुक्ति की जा सकती है। इन पदों पर आवेदन के लिए अधिकतम उम्र की सीमा तय नहीं की गई है, जबकि न्यूनतम उम्र 40 साल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्यूरोक्रेसी में लैटरल एंट्री के शुरू से हिमायती रहे हैं। वहीं विपक्षी दलों ने सरकार के इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। It is, I think, it's an endeavor to get the best from whichever source available. And Prime Minister Modi has led India on a path of development at a very rapid pace. And this is for the first time in the last 3-4 years. A number of path-breaking decisions have taken place in the area of governance. Like, for example, within 3-4 months of the government coming in, we did away with this age-old British legacy practice of getting certificates attested by the gazetted officers. We allowed the youth to do self-attestation of their documents while applying for higher posts. Then the interviews for the lower posts were abolished so that youth coming from any background could have a level playing field. So I think this is all motivated with the focus on allowing every citizen of India a fair chance to ensure his or her growth depending on his or her potential, his or her capability and also diligence. जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम कर दी है। कुपवाड़ा जिले में ऐसी ही एक कोशिश को नाकाम करते हुए सुरक्षा बलों ने 6 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में आतंकियों ने घुसपैठ करने की कोशिश की। इस दौरान सुरक्षा बलों ने जब उन्हें रोकने की कोशिश की तो आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में 6 आतंकी मारे गए। इलाके में सर्च ऑपरेशन अब भी चलाया जा रहा है। आशंका है कि अभी कुछ और आतंकी वहां घुसपैठ के मंसूबों से छिपे हो सकते हैं। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार ऐसा कोई फैसला नहीं लेगी जिससे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के मनोबल पर कोई असर पड़े। उन्होंने कहा कि सरकार सुरक्षा बलों के लिए बेहद संवेदनशील है और ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जाएगा जिससे उनका मनोबल गिरे। At least as far as the Modi government is concerned, it accords highest priority to the security forces, to their concerns, to also what is closest to ensure their morale, and therefore nothing would be done which tends to undermine the morale of the security force. देखिए, दोनों स्तर पर ये कार्रवाई जारी रहेगी। जैसा कि उस दिन आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा, कोई भी हमसे बात करने के लिए सामने आता है तो उसके लिए कोई रुकावट नहीं है, लेकिन साथ ही साथ यदि कोई आतंकवाद पर उतरता है या आतंकवाद को फैलाने का प्रयास करता है, चाहे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाएगी जैसे किसी आतंकवादी के खिलाफ की जाती है। न केवल आतंकवाद में व्यक्तिगत तौर पर मुलविस होने के वाले के खिलाफ, बल्कि उसको प्रोत्साहित और बढ़ावा देने वाले के खिलाफ भी। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अब जिहादियों पर नकेल कसने की तैयारी में हैं। गृह मंत्रालय की आज एक अहम बैठक होने वाली है। उच्च स्तरीय बैठक में कीपैड जिहादियों की ओर से अलग अलग सोशल नेटवर्किंग साइटों पर डाली गई दुर्भावनापूर्ण सामग्रियों को हटाने के मुद्दे पर चर्चा होगी। केंद्रीय गृह सचिव राजीव गाबा की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, सुरक्षा एजेंसियों और जम्मू कश्मीर के आला अधिकारी हिस्सा लेंगे। बैठक में सोशल नेटवर्किंग साइटों पर डाली जाने वाली दुर्भावनापूर्ण सामग्री की समस्या से निपटने में सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े सूचना प्रौद्योगिकी के प्रावधानों पर बैठक में चर्चा होगी, जिसमें प्राथमिकी दर्ज किए जाने का मसला भी शामिल होगा।
कीपैड जिहादियों पर सख्ती का मकसद ये सुनिश्चित करना है कि सुरक्षा एजेंसियां कीपैड का इस्तेमाल कर सरकारी मशीनरी के खिलाफ जंग छेड़ने वालों की बजाय हथियारों से लैस आतंकवादियों को गिरफ्तार करने या उन्हें ढेर करने पर ज्यादा ध्यान दे सकें। पूर्व प्रधानमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता अटल बिहारी वाजपेयी को आज एम्स में भर्ती कराया गया है। बीजेपी की ओर से जारी रिलीज में कहा गया है कि डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें एम्स में रूटीन चेकअप और जांच के लिए भर्ती कराया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया की निगरानी में हैं। कर्नाटक की जयनगर विधानसभा सीट पर वोटिंग जारी है। बीजेपी उम्मीदवार बीएन विजय कुमार के निधन की वजह से इस सीट पर चुनाव आयोग ने 12 मई को होने वाले मतदान को स्थगित कर दिया था। जयनगर में वोटिंग के लिए 216 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। यहां करीब 2 लाख वोटर हैं। इस सीट पर कांग्रेस ने सिद्धरमैया सरकार में गृह मंत्री रहे रामलिंगा रेड्डी की बेटी सौम्या रेड्डी को उम्मीदवार बनाया है। जेडीएस यहां कांग्रेस को समर्थन दे रही है। वहीं बीजेपी ने दिवंगत विधायक बीएन विजय कुमार के भाई बीएन प्रहलाद को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट पर कुल 19 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। सुबह 11 बजे तक यहां 22% मतदान हुआ था। इस सीट पर चुनाव परिणाम 13 जून को आएंगे। पीएनबी धोखाधड़ी का मुख्य आरोपी नीरव मोदी ब्रिटेन में है। वो वहां राजनीतिक शरण लेने की फिराक में है। भारतीय और ब्रिटिश अधिकारियों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। प्रवर्तन निदेशालय नीरव मोदी और मेहुल चोकसी के खिलाफ जांच में लगा हुआ है। करीब 13,000 करोड़ का ये मामला इस साल की शुरुआत में तब सामने आया था जब पीएनबी ने इसकी शिकायत की थी। तब से सेंट्रल एजेंसियां मामले की जांच और इन दोनों की खोज में लगी हुई हैं। अफगानिस्तान के कुंदूज इलाके में आज हुए भीषण आतंकी हमले में अफगान सुरक्षा बलों के 15 जवानों की मौत हो गई, जबकि बड़ी तादाद में लोग जख्मी हुए हैं। अफगानिस्तान के जलालाबाद इलाके में एजुकेशन डिपार्टमेंट की बिल्डिंग को निशाना बनाकर हमला किया गया। आतंकियों और सुरक्षाकर्मियों के बीच मुठभेड़ जारी है। अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच होने वाले ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रविवार को सिंगापुर पहुंचे। उत्तर कोरिया के परमाणु हथियारों को लेकर कल होने वाले इस अहम शिखर सम्मेलन पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन भी अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ बैठक के लिए सिंगापुर पहुंच चुके हैं। किम ने सिंगापुर पहुंचकर प्रधानमंत्री ली शेन लुंग से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच कल सिंगापुर के सेंटोसा द्वीप पर स्थित एक होटल में मुलाकात होने वाली है। अमेरिका को उम्मीद है कि इस मुलाकात से उस प्रक्रिया को शुरू करने में मदद मिलेगी जिसके नतीजे में उत्तर कोरिया परमाणु हथियारों का अपना कार्यक्रम बंद कर देगा। ट्रंप और किम के बीच शिखर सम्मेलन कैपेला होटल में सुबह 9 बजे से शुरू होगी। ये उत्तर कोरिया और अमेरिका के मौजूदा प्रमुखों के बीच पहली मुलाकात होगी। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पहला बैच आज दिल्ली से रवाना हो गया। विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने पहले बैच को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर उन्होंने जानकारी दी कि इस साल यात्रा के लिए 3700 से ज्यादा आवेदन मिले हैं। इनमें से ड्रॉ के जरिए करीब 1,500 लोगों को चुना गया है। पहले बैच में 60 यात्री हैं। ये बैच उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रा के जरिए कैलाश मानसरोवर पहुंचेगा। इस साल लिपुलेख के जरिए 8 बैच को मानसरोवर जाना है। हर बैच में 60 लोग होंगे। वहीं इस बैच में नाथुला दर्रे के जरिए मानसरोवर की यात्रा करेगा। नाथुला दर्रे से जाने वाले हर बैच में 50 यात्री होंगे। लिपुलेख के जरिए यात्रा में 24 दिन का वक्त लगता है, तो नाथुला के जरिए यात्रा में 21 दिनों का वक्त लगता है। बात मौसम की। केरल में भारी बारिश से पिछले 48 घंटों में 13 लोगों की जान जा चुकी है। बारिश की वजह से आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। रविवार को तिरुवनंतपुरम, पठानमथिट्टा और अलबजुआ जिलों में 4 लोगों की जान चली गई। भारी बारिश से राज्य के इडुक्की, कोझिकोड और कन्नूर जिलों में फसलों और संपत्तियों को भारी नुकसान हुआ है। इधर ओडिशा समेत देश के अलग अलग हिस्सों में मानसून अब अपना असर दिखाने लगा है। ओडिशा में हॉकी मैच के दौरान बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। उत्तर भारत में राजस्थान में हल्की वर्षा से लोगों को तपती गर्मी से कुछ राहत मिली है। हालांकि राजस्थान में गर्मी का प्रकोप जारी है। जैसलमेर 41.2 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। और इसी के साथ फिलहाल खबर दोपहर में इतना ही। जाते जाते एक नजर डालिए देश में मौसम के हाल पर। नमस्कार।